अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में इस वक्त सुबह के 11:30 बजे हैं। बहुत खूबसूरत दिन है। और पाकिस्तान में इसी निस्बत से रात के 9:30 हैं। इस वक्त इस वीडियो पॉडकास्ट करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि दिन भर की इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। हम उनको एक ब्रॉडर कैनवस और पर्सपेक्टिव में देख भी सकते हैं। एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो भी हम इस स्टेज पे बहुत बेहतर देख सकते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है और जो दुनिया भर में डिफरेंट हमारे डायस्पोरास हैं, वो सब तकरीबन इसको बाद में डिफरेंट टाइम्स पे देख सकते हैं। बट आज मैं थोड़ा-सा जो डिफरेंट चीज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि सबसे पहले मैं जो 7-8 की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हैं और सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, वो सिर्फ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं एक आपको इसकी डॉट कनेक्टिंग से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दूँ कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सो वॉच टिल द एंड। आई विल ट्राई टू रैप इट अप एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। पहले देखिए मेन डेवलपमेंट्स ये हैं। नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसको तमाम ज़राए अब्लाग ने बड़े नुमायाँ तरीके से नशर उसको पब्लिश किया है, वो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने बहुत खुल के ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने अपने बारे में ये कहा था कि वह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में न्यूट्रल हो चुकी है, इंटरफेयर नहीं करेगी, चीज़ों को मैनेज नहीं करेगी, वो बदस्तूर उनकी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ अक्रॉस द कंट्री पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती नजर आ रही है। उसकी 3 एविडेंसेस तो उन्होंने दी हैं जब वो एक वुमेन वर्कर कन्वेंशन से कराची में बात कर रहे थे, जो कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से उसका तहरीक इंसाफ अपनी एक इलेक्टोरल घेरिंग के अंदर है। वहां 3 उन्होंने उसकी एविडेंसेस दी। एक उन्होंने कहा कि पंजाब में उनके पास एविडेंस आ रही है कि वहां जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, 3 उनको पर्सनली बता चुके हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं ताकि वो गुम हो जाएं और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट जब डलेगा जो परवेज इलाही के लिए, उसमें से डिसअपियर हो जाए। तो 3 ने उनको ब्रीफ किया। दूसरी उन्होंने जो चीज़ कही वो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों को मजबूर किया गया है और वो वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तीसरी एविडेंस उन्होंने कराची के हवाले से दी, जहां उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करने की जो इंजीनियरिंग की गई है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले, ये भी उसकी एविडेंस है। चौथी जो एविडेंस जिसका जिक्र उन्होंने वुमेन कन्वेंशंस में बात करते नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहीं और कहा। उन्होंने कहा कि किस तरह तहरीके इंसाफ के अंदर जो साउथ पंजाब के लोग हैं, उनको भी एक दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धकेलने की और वहां पीपल्स पार्टी में उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे शॉर्ट टर्म गेन्स की खातर मुल्क जो है और रियासत और कौम जो है उसको लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाए गए हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। इसकी मैं बाद में मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है टुवर्ड्स द एंड। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान ने परवेज इलाही का जो नुक्ता है कि हमें 11 जनवरी तक जब तक लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता उस पिटीशन पे, जो कि परवेज इलाही ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन में उन्हें डी नोटिफाई कर दिया था गवर्नर पंजाब जनाब बलीगो रहमान साहब ने, और जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। फिर परवेज इलाही साहब से गारंटी ली थी कि आप हमें गारंटी दें कि अगली हियरिंग जो है 11 जनवरी तक आप पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब क्लियरली इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने आफ्टर लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड डिस्कशंस, जिसमें बहुत शकूक रहे, बहुत इल्जामात रहे, बहुत रंजिशें रहीं बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलक्यू, परवेज इलाही के इस नुक्ते को उन्होंने मान लिया है कि उन्हें वेट करना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या इस्तदलाल या जजमेंट या फाइनल एक उसकी लाहौर हाई कोर्ट की लॉजिक इसमें क्या सामने आती है। आई थिंक परवेज इलाही वहाँ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ये कैटेगोरिकली कहेगा कि गवर्नर के पास, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही को उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट ये देख सकेगा कि गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने जो उनको फोर्स किया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो कर नहीं सकते थे, बिकॉज कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये एविडेंस गवर्नर के पास ये थी नहीं साबित करने के लिए कि चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही जो हैं वो अपनी ही कैबिनेट या अपनी पार्टी का पीटीआई पीएमएलक्यू का एतमाद जो है खो चुके हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू। परवेज इलाही का जो ये मौकफ है ये बिल्कुल रैशनल है, लॉजिकल है। गवर्नर ने जो कुछ किया उसको किसी धक्का मार के, चालाकी करके तो आप साबित कर सकते हैं, मुनाफकत करके तो कर सकते हैं। गवर्नर के पास कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन नहीं था जिसकी बेसिस पे गवर्नर कर सकते। तो ये अब तक की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक इंटरेस्टिंग और बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट वो है जो मुराद सईद साहब ने दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की खानदान के पास अरशद शरीफ के केस के लिए, शहीद अरशद शरीफ के केस के लिए कोई वकील ठहर नहीं रहा। जो पहले अरशद शरीफ के 2 दोस्त वकील थे, वो जो सामने आए जिन्होंने ये केस लिया था, वो सिंस देन माजरत कर चुके हैं। 2 और वकीलों ने हामी भरी थी,
उन्होंने भी वो भी पीछे हट गए, उन्होंने माजरत कर ली। अब होता यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस वकील लेना चाहते हैं, प्रो बोनो भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये केस ज़ाहिर है हिस्टोरिकल नेचर का है, इससे उनकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस और स्टैंडिंग में इजाफा होता है। अगर वकील नहीं ले रहे इस केस को तो इसकी क्लियरली मतलब यह है कि वकीलों के ऊपर वकला बरादी भी कहीं से प्रेशर आ रहा है। ये वक्त है बार एसोसिएशन के लिए मॉरल और प्रिंसिपल स्टैंड लेने का। और मैं भी इसमें लोगों से बात करूंगा, मैं आपको मजीद इस पर अपडेट और ब्रीफ करूंगा, मीडिया के लोगों से भी बात करूंगा। यहाँ ज़रूरत इस चीज़ है कि शहीद अरशद शरीफ के ख़ानदान को बहुत हाई प्रोफाइल मिले, जिस तरह से वकील मिल सके, जैसे कि डॉक्टर जैसे सलमान अकरम राजा हैं, या इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल वकील उनको मिल सके, या एक से ज़्यादा हाई प्रोफाइल वकील हों, बहुत ज़रूरी है। और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रेशर आ रहा है उसी धड़े की तरफ से, जो एक्यूज ग्रुप है वो इतना ताकतवर है कि उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि कोई भी मौजू वकील जो है इस केस को ना ले सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑफ द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। वीट क्राइसिस के हवाले से लेबर ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में, आपको स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगा उसके हवाले से, कि जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के हालात अंगोला या सोमालिया या सूडान से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, तो शायद लोग हैरान होते होंगे कि मैं एक लिटररी एग्जैजरेशन कर रहा हूँ। आटे जैसी बुनियादी चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर वायलेंस इस्तेमाल करनी पड़ी है, अगर आटे की डिस्ट्रीब्यूशन बंदूकों के साए में हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ओवरऑल जो टर्बुलेंस है, ये जो जहनी हैजान है, वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये क्लैरिफाई किया कि उनका एक थ्रोट की सर्जरी हुई है 3 घंटे की। ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों ऐसी सर्जरी करनी पड़ी है स्विट्जरलैंड के अंदर, और वो स्विट्जरलैंड में ही क्यों हुई है। और उसके हवाले से बहुत से लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है। मैंने भी उसके हवाले से एक ट्वीट किया, मैंने खैर बड़ा डिफरेंट किस्म का ट्वीट किया। मैंने इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने भी उनको बड़ी वेल विश किया है। मैंने अपने ट्वीट में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जब वो कह रही हैं कि वो पाकिस्तान आएंगी इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अब पहले से एक मुख्तलिफ पॉजिटिव ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है उसका आगाज करेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को फ्री एडवाइस देने के लिए एक सेपरेट वीलॉग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं कि उनको क्या चीजें नहीं करना चाहिए, अगर वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए अपने अहदाफ, अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात के अंदर रहते हुए भी अगर कुछ चीज़ों को तब्दील कर सकेंगी, तो उससे पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स में बड़ी बेहतरी आएगी, खुद उनकी प्रोफाइल और उनके कद में बड़ा इजाफा हो सकता है। सो वेट फॉर माई वीलॉग ऑन दैट इशू। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये बड़े भरपूर तरीके से एमक्यूएम को कह दिया है, जिसकी इंसिस्टेंस पे 2 दफा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है पहले डिले हुए हैं, थ्रू आउट दिसंबर की कहानी चलती रही। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज पुट हिज फुट डाउन बाय सेइंग कि ये इलेक्शन अब किसी भी तरह 15 जनवरी से आगे नहीं जा सकते। ये वो 15 जनवरी के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है जिसमें एमक्यूएम को अपने लोग खड़े करने के अंदर भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी भी शायद वो पूरी नशस्तों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पा रहे हैं। और यही वो बैकग्राउंड है जहां पर रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम के जो 2-3 धड़ों के दरमियान में एक अलायंस खड़ा किया, जिसमें गवर्नर तेसूरी साहब को इस्तेमाल किया गया। अब उसका ये पहला टेस्ट है कि क्या एमक्यूएम का ये जो नया, जैसे किसी ने कहा है कि ये मुहाजिर मजबूरी पार्टी है या समथिंग, ये मजबूरी पार्टी है, मजबूरी कौमी पार्टी है, ये अलायंस इसको लोग कितना सपोर्ट करेंगे, और ये खुद से सपोर्ट करेंगे या इस अलायंस को सपोर्ट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट कराची के अंदर रिगिंग करेगी, दैट हैज टू बी रिमेन्स टू बी सीन। अब मैं कुछ आपसे स्क्रीन शेयरिंग्स भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उसका ताल्लुक उस IMF के साथ उस मीटिंग में है जो अब से चंद घंटों के बाद इन द मॉर्निंग ऑफ 9th जनवरी जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में होगी, जहां बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और भी बहुत से लोग हैं। बिलावल जरदारी वहां पहुंच रहे हैं, आई थिंक मरियम नवाज साहब ऑफ कोर्स वहीं हैं, पहले से नवाज शरीफ साहब भी वहां पे हैं। इनके और क्या क्या इनके एजेंडे हैं वो हम पहले उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि 6 तारीख को, अब आज तो 8 है, 6 तारीख को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनयूजुअल इनिशिएटिव लिया। उन्होंने IMF को यह पैगाम दिया कि मैं IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं उनसे बात करना चाहता हूं। उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जेनेवा भी आएँ, क्योंकि वो किक स्टार्ट करना चाह रहे थे 9th रिव्यू के प्रोग्राम को, जो अक्टूबर 2022 से पेंडिंग है। उसके बाद 10th रिव्यू का भी टाइम आ गया, जिसकी वजह से $1.1 बिलियन का जो कैश है IMF ने रिलीज करना था, वो रिलीज नहीं हो सका। और उस वक्त इसहाक डार साहब की जो बेसिक थिंकिंग थी, एंड आई डोंट ब्लेम इसहाक डार साहब फॉर दैट, क्योंकि जाहिर है सब लोग उसको कंडेम उनको करना चाहते हैं। इसहाक डार साहब वांटेड टू टेक
प्रिंसिपल्ड स्टैंड और पोजीशन, हार्ड स्टैंड, कुछ उसमें एरोगेंस भी बड़ी नजर आ रही थी कि मैं आईएमएफ को सीधा कर दूंगा और आईएमएफ को बता दूंगा और मैं आईएमएफ सख्त बात करूंगा, आईएमएफ वाले बड़ी ज्यादती करते हैं एंड सो ऑन, बिकॉज आईएमएफ उनको 4 चीजों के ऊपर मजबूर कर रही थी, अभी भी मजबूर कर रही है, जिसमें था कि करेंसी को फ्री फ्लोट करें, जो डार साहब बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो गैप है एक्चुअल वो 260 प्लस है और डार साहब की जो बैंकिंग रेट है वो 225 के करीब है। सेकंड था टैक्सेस बढ़ाएं सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड यह था कि इंपोर्ट्स के ऊपर जो कतगने लगाई हैं उसे कंट्रोल करें। और चौथा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को एक बार फिर रेज करें। अगर ये चीजें रेज होंगी तो डॉलर 300 के ऊपर सीलिंग पे जा सकता है, 275 ऑफिशियली, और बहुत ज्यादा और जो है वो प्रेशर पड़ेगा। तो डार वांटेड टू, इसहाक डार वांटेड टू फाइट दिस विद द हेल्प ऑफ साउदीज, यूएई, चाइना एंड ऑल दैट। नथिंग हैज वर्कड। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो बातों को ब्रीफ किया गया है मिनिस्ट्री फाइनेंस से इस हवाले से, उसमें यह है कि उन्होंने माना है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। स्टेटमेंट्स शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आ रही हैं, माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आ रही हैं, मिनिस्ट्री फाइनेंस की तरफ से आ रही हैं कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है। और शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ ये भी डिस्क्लोज किया है आफ्टर हिज टॉक विद क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, द एमडी ऑफ द आईएमएफ, कि आईएमएफ ने उनसे ये पूछा है कि क्या चीन और सऊदी अरब ऑन बोर्ड हैं। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ चीन और सऊदी अरब के कहते हैं कि क्या आईएमएफ के साथ आप ऑन बोर्ड हैं, आईएमएफ के कहती है कि क्या चीन और सऊदी अरब के साथ आप ऑन बोर्ड हैं। तो दोनों जगहों पे ये जो रजीम और ये गवर्नमेंट है ये स्टक है और फंसा है, उसको दोनों तरफ एश्योरेंसेस देनी पड़ रही है। ये वो चीज है जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी और अपने कई ट्वीट्स के अंदर मैंने इसको वाजे करने की कोशिश की है कि यू लूज सॉवरेनिटी व्हेन अदर्स मेक डिसीजन फॉर यू। इसकी एक बड़ी इसकी एक फरवरी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि अमूमन दुनिया में क्या होता है कि एक आदमी और औरत या एक आदमी, एक फैमिली का जो हेड है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए खुद ही कहीं से तनख्वाह करता है, बिजनेस करता है, पैसे कमाता है, उनकी जरूरियात को पूरा करता है। लेकिन ऐसे भी चंद बदनसीब लोग होते हैं जो अपने जराए से अपने खानदान को नहीं पाल सकते। वो अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादियां, उनकी जरूरियात अपनी बीवी की वो पूरी नहीं कर सकते। उनको अपने मोहल्ले रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ता है या रिश्तेदारों से, कजन से, भाइयों से और लोगों से उनको माली इमदाद लेनी पड़ती है। ऐसा शख्स जो होता है, जो खुद कामयाब नहीं होता, वो अपनी ही जिंदगी और अपने ही खानदान के फैसलों पे अपनी हाकमियत को खो देता है। ये सब चीज हमने अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में, अपने शहर में देखी है। और उसके जो फैसले हैं कि उसको अपने घर कैसे चलाना चाहिए, उसको अपनी बेटियों की शादी कैसे करनी चाहिए, उनको क्या पढ़ाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उसमें उसके रिश्तेदार या और लोग जो उसकी मदद कर रहे होते हैं वो उसके शिरकतदार जो हैं बन जाते हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान की एग्जैक्टली इस वक्त जो है यही सिचुएशन है जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है। लेकिन जो असल ट्विस्ट है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो टेलीफोनिक टॉक के बाद ये कहा और इंसिस्ट किया कि एमडी आईएमएफ ने उनको कॉल की थी। अब आईएमएफ ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि एमडी आईएमएफ ने उनको कॉल करने का इनिशिएटिव नहीं लिया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको मैसेज दिया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे आईएमएफ की एमडी ने उनसे बात की थी और ये कि उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जनेवा आए एमडी आईएमएफ से। उन्होंने कहा कि मेरी तो जूम पे और मेरी वर्चुअल मीटिंग्स हैं, मैं नहीं आ सकती फॉर 9th and 10th, मेरा तो सारी बोर्ड मीटिंग सेटल हो चुकी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की ये रिक्वेस्ट भी उन्होंने नहीं मानी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि मैंने एमडी आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने डेलीगेशन को 9th रिव्यू के लिए पाकिस्तान भेजें। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में आएगा। आईएमएफ ने वो भी झंडी करा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग जनेवा में होगी इसहाक डार साहब के साथ, उसके बाद के फैसलों का तयन किया जाएगा। तो जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो इस एविडेंस से भी आपको क्लियर आएगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल सम टोटल हैसियत है इंटरनेशनल सिस्टम में, रीजनल सिस्टम में। नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन्स विद यू जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ देखें, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा ही ट्वीट है जिसमें मैंने लिखा है कि मैंने लीडिंग इंग्लिश paper, Dawn, that proudly claims to be initiated by the founder of the nation and once considered soul of a nation, stoops to this level of human insensitivity, behissi, that amounts to supporting murderers, then we should fear a dark future basically for Pakistan. ये एक इदारिया है जो डॉन ने लिखा है। इस इदारिया को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आपके साथ। इसका प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि डॉन बड़ी चालाकी से ये इदारिया लिखा है ये साबित करने के लिए कि डॉन को बड़ी परेशानी है
کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے اوپر وزیرآباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا آن 3 نومبر، اس کی انویسٹیگیشن کسی صحیح ڈائریکشن میں نہیں پہنچ رہی، اور دونوں ہی سائڈ جو ہیں اس میں جو ہے صحیح طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے. لیکن سارا ملبہ انہوں نے پھینکنے کی اس چیز پہ کوشش کی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ڈی ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہاں پر ایک سنگل لون فینیٹک اٹیکر یا مرڈر تھا. اور جو پنجاب کی جے آئی ٹی ہے جس کا یہ کلیم کیا ہے کہ 3 طرح سے فائر ہوا، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش بہت طریقے سے چالاکی سے ڈان کے ایڈیٹوریل رائٹر نے یہاں پر کی ہے. ٹھیک، اور وچ از کوائٹ پاسبل کہ پنجاب کی جے آئی ٹی نے فار اٹس اون سیلفش ریزنز آف دا پی ٹی آئی اس میں اس چیز کو انہوں نے اس میں زیادہ فائر انٹروڈیوس کر دی ہیں، اور وہاں پہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو گارڈز تھے عمران خان کے، ان کے کاؤنٹر فائر سے مصدق جو ہیں ان کو گولی لگی، جو وہاں پہ ایک سٹیزن تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی. اٹس کوائٹ پاسبل، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ڈان بینگ دا لبرل پیپر جس چیز کو ٹوٹلی پٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، جس کی اہمیت کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو پی ڈی ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فنیٹک نے عمران خان کو اس لیے مارنے کی کوشش کی کہ عمران خان بلاسفمی کرتا تھا ان دی آئیز آف دیٹ فنیٹک، وہ اکیلا ایک پاگل آدمی تھا. کلیئرلی جو مرڈرز، جو پلاٹ کرنے والے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو ڈان کا، پاکستان کا یہ سب سے بڑا انگریزی کا اخبار جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کو قائد اعظم نے قائم کیا تھا، شرم آنی چاہیے ڈان کو. مجھے امید ہے کہ ڈان کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کی کمیونٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو اس کے ریڈرز ہیں، ان کا پریشر ہونا چاہیے اس اخبار کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے، یہ اس کی ایک انویسٹرز کی پالیسی ہے، یہ اس کے مالکان کی پالیسی ہے. لیکن بہت پڑھے لکھے سینسٹیو لوگ جو جینوئنلی لبرل ہیں، پرنسپل ہیں، وہ ڈان کے اندر کام کرتے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ڈان کی اتنی جو مینٹل اور انٹلیکچوئل ریگریشن ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یعنی کیا ڈان نے کوئی یہ بھی ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ یہ وقار ستی کے ذریعے رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹس دی، مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹس دی، جو اور بہت سے لوگوں، میاں جاوید لطیف نے کس طرح سے ایک کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی عمران خان پہ حملے سے 1 مہینہ پہلے تک، کہ عمران خان نے خدا نخواستہ بلیسفیمی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، اور مطلب ایک کیس بنایا، اور پھر اس کے درمیان میں یہ لون فائٹر جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر اس کا انالیسس کہیں ڈان نے کیا، کہیں ڈان نے اس کے اوپر اپنا مورل آؤٹریج جو ہے وہ شو کیا. میں نے کم از کم نہیں دیکھا. میں نے یہ منافقانہ چیز دیکھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ سے کوئکلی ساتھ ہی شیئر کرتا ہوں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹویٹ جو وجاہت احسان خان صاحب نے کیا ہے کہ جیل میں اب صرف کل بھاشن رہ گیا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ وزیر بن گئے. ملیحہ ہاشمی نے یہ جو پوسٹر شیئر کیا ہے اوریا مقبول جان کا، دس از ویری انٹرسٹنگ. ذرا اس کو دیکھ لیں اسی کانٹیکس میں جو ڈان کا ایڈیٹوریل تھا. لیاقت علی خان اپنے شوق سے قتل ہوئے، بے نظیر بھٹو خود ہی ڈرامہ رچاتے ہوئے ماری گئی، عمران خان نے خود پر حملے کی فلمی شوٹنگ کروائی. ایک ہی سچا کھرا لیڈر نواز شریف ہے جو حقیقتاً بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے لندن گیا اور ایون فیلڈ کے ہسپتال میں زیر علاج ہے. ڈاکٹر اسے ڈسچارج ہی نہیں کرتے. صرف اس میں ایڈ کر دیں کہ وہ باقی ساری دنیا میں بھی وہاں سے جا سکتا ہے، پورے یورپ میں ٹرپ کر سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے ڈاکٹر پاکستان آنے کی اجازت ان کو نہیں دیتے. یہ وہ چیز ہے جس پہ میں ایک یارڈ سٹک اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جتنی منافقت کی جاتی ہے، اس جھوٹ، اس مکر فریب اور منافقت کو جس طرح سے ہم ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں for cultural reasons. The problem is not only in politics, it is also a very weak culture جو تاریخ کے عمل میں بہت پیچھے رہ چکا ہے، جہاں ہر قسم کی اس بکواس کو برداشت کر لیا جاتا ہے. یہ عمران ریاض خان جو ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو یہاں شیئر کی ہے، بندوقوں کے سائے میں آٹے کی فراہمی، اور وہ بھی نقد پیسوں کے عوض. تھینکس سر. یہ آپ اس کو پلے کر کے دیکھیں، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ عمران ریاض کا ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کراس لگا دینے سے کسی کی بھی سیاست ختم نہیں ہوتی. ہر تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھوک کر چاٹتی رہی ہے، عوامی فیصلے کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے، جو نواز شریف صاحب نے پوری اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر لیا ہے، جو پی ایم ایل این کے کنٹرول میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آ چکی ہے، یہ تو کلیئرلی اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کوئی بھی ہے وہ ڈفرینٹ تھی، یہ ڈفرینٹ تھی. یہ کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ریورسل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. This is the Imran Khan accuses establishment of political engineering to weaken PTI. یہ بھی میں آپ کے پڑھنے کے لیے یہاں پہ رکھ دوں گا. Let's me stop sharing. میں نے ساری ایک پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب میں کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. کراچی کے الیکشنز 15 کے اپنے مائنڈ میں رکھیے. ایم کیو ایم کے دھڑوں کا بنایا جانا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا اپنے مائنڈ میں رکھیے. پرویز الہی کا اپنی کنٹینشن کہ ہمیں 11 جنوری تک ویٹ کرنا چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی، اور عمران خان کی جو ایکوزیشنز ہیں، جو میرا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس کا. اور عمران خان ویری وائزلی
does not use strong language for the new establishment of General Asim Munir. Because मेरी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन है कि इमरान खान का जो एनालिसिस है, और मैं उससे एग्री करता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी कोलीग्स को वक्त देना चाहिए. लेट बी वॉच ऑन देम, लेट्स मॉनिटर देयर एक्टिविटी. वो पोलाइट क्रिटिसिज्म और फीडबैक उनको दे रहे हैं और उनको बावर करवा रहे हैं कि देखिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने चीज़ों को ठीक होने देना है. वो अपना जितना भी जोश खताबत है, जो अटैक है, वो उनके साथ जो उनके मेन कुलीग हैं वो जनरल बाजवा की तरफ रखते हैं. जैसे कि एक दिन पहले, कोई 48 घंटे पहले, जब फवाद चौधरी जो हैं 36 घंटे पहले वो अपीयर हुए स्टीफन सैकर के प्रोग्राम में बीबीसी में, तो वहाँ उन्होंने दोबारा इशारा किया कंवर जावेद बाजवा साहब की तरफ, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ अटैक नहीं किया. अब दूसरी तरफ वो ग्रीवेंस है जो आप सब में है, जो मैं ट्विटर पे देखता हूँ, जो मैं इन कमेंट्स पे देखता हूँ, जहाँ लोग ये महसूस करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो 29 नवंबर को आए और अब 1 महीना कई दिन उनको हो चुके हैं, उन्होंने कोई विजिबल चेंजेस जो हैं वो नहीं की हैं. और वही डायरेक्शन है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो पहले चल रही थी, जो कंवर जावेद बाजवा ने सेट की थी, और जो न्यूट्रलिटी की उन्होंने बात की थी, हम न्यूट्रल हो गए. वो तो वैसे भी खैर एक ड्रामा था, बकवास थी, उसकी कोई हकीकत नहीं थी. वो न्यूट्रल नहीं हुए थे, उन्होंने एक्टिवली इमरान खान की हुकूमत को हटाने में पूरी साजिश की. वो उसके प्रिंसिपल प्लेयर थे. अगर वो उसके प्रिंसिपल प्लेयर ना होते तो जो कुछ पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुआ है, और जिसकी कीमत पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की रियासत और सबसे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान जिसकी कीमत दे रहे हैं, वो जनरल कंवर जावेद बाजवा ने जो कुछ किया उसके बगैर नहीं होना था. उसके प्रिंसिपल प्लेयर वही हैं. और अल्लाह करे कि अल्लाह उनको कभी मौका दे कि किताब लिखें कि मैं वो था. क्योंकि एक ज़माने में उन्होंने किसी ने उनके बिहाफ के ऊपर एक व्हाट्सएप के ऊपर एक नोट भी निकाला था. जब शहीद अरशद शरीफ ने अपना नोट निकाला था कि वो कौन था, तो उसके चंद दिनों के बाद व्हाट्सएप के ऊपर एक उसका काउंटर जवाब भी जो है, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिए बगैर उनकी शायद उनका नाम भी लिया हुआ था, बहुत ही तारीफें थी. तो जाहिर लगता था कि उन्होंने बाकायदा शायद सुपरवाइज करवा के निकलवाया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लगता है ऐसा ही था. तो वो मैं था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने चीन के साथ नेगोशिएट किया, मैं सऊदी अरब से ये करके आया, मैंने फलां चीज़ की, मैंने एनसीओसी को ऑर्गेनाइज किया, इस तरह का एक था. तो अल्लाह करे कि अल्लाह उनको कभी मौका दे, जनरल कमर जावेद बाजवा को, वो किताब लिखें या बीबीसी को कहीं जाके इंटरव्यू दें कि मेरे आइडियाज़ क्या थे, मैं क्या तब्दीली लाना चाह रहा था साउथ एशिया के अंदर, मैं चीन के साथ ताल्लुकात कम करके अमेरिका की तरफ जाना चाह रहा था, मैं हिंदुस्तान को एंगेज करना चाह रहा था, मेरी नवाज शरीफ साहब के साथ कमिटमेंट थी, या मैं समझता था कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता था, मैं फौज को न्यूट्रल बनाना चाहता था, एंड सो ऑन. आई डोंट नो वेदर ही विल एवर डू इट नॉट, बट दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज उनके अंदर ये मेगैलियोमैनिक डिजायर कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हूँ इंसानी तारीख का, वो बदरजा उत्तम हमें नजर आई है. और ये देखने की बात है कि उसको डिफेंड करें. But now what Imran Khan is saying कि despite an apparent commitment and declaration कि establishment neutral है, हमें establishment neutral नजर नहीं आ रही. I think हमें मजीद टाइम देने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, वॉच करने की जरूरत है. अभी तक का जो स्क्रिप्ट है ये वही, अभी तक की जो सारी डायरेक्शन है ये वही स्क्रिप्ट है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को डाइल्यूट करना है, इनको दोबारा इलेक्शन के जरिए नहीं आने देना. दी ओनली डिफरेंस इज कि क्या इलेक्शन होंगे, हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते हतमी तौर पे कि क्या ये हुकूमतें अगस्त 2023 में भी ख़त्म होंगी, क्या अक्टूबर 2023 के अंदर आम इंतखाबात पाकिस्तान में हो सकेंगे. इन जमातों की तो डेफिनेटली ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन ना हो, खास करके PMLN की, बिकॉज इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि PMLN पंजाब के अंदर अपनी रवायती पॉपुलैरिटी और मिसपरसेप्शन ऑफ दैट पॉपुलैरिटी को वापस ला सकेगी अगले चंद महीनों में. क्योंकि कोशिश वो बहुत कर रहे हैं. अभी जिनेवा की जिन मीटिंग्स का हम बात कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने डोनर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, इनका शुरू में ख्याल था कि हमें $8.3 बिलियन मिलेंगे. फिर इन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें $1.5 बिलियन कम से कम कोई दे दे. अब पता चला है कि कोई डोनर ने स्टेप फॉरवर्ड किया ही नहीं है, किसी ने इन पे ट्रस्ट किया ही नहीं है. हालांकि इन्होंने पूरा एक ह्यूमन ट्रेजिडी का एंगल बनाया था, उसको सेल करने की कोशिश की थी कि हमारे सारे मसाइल जो हैं वो एक आसमानी आफत की वजह से हमारे साथ हुए. लेकिन फ्रांस से इनको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वो कुछ नहीं हो सका यूरोपियन से. और अब उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस का नाम भी एक जो है एनवायरमेंटली रेसिलिएंट पाकिस्तान इवेंट जो है वो कर दिया गया है. तो बेसिकली कोशिश तो अपने हिसाब से बहुत कर रहे हैं. आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद चाइना एंड UAE एंड सऊदी अरेबिया, ये अब क्लियर है कि हम IMF के पास जाएंगे. तो कोशिश इनकी बहुत है कि हम किसी तरह से कोई ऐसे हालात पैदा कर लें, इकोनॉमिकली थोड़ी सी हम रिलीफ ला सकें, और
چیزیں اسٹیبل ہو سکیں، اور دوسری طرف سے کہ عدالتوں کو اور الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم تحریک انصاف عمران خان کی پاپولیرٹی میں اتنے ڈینٹ لگائیں، اتنا ڈائلیوٹ کریں، ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈال دیں کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک فرق پڑا ہے، ایک تو وہ غیر مصدقہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ از ٹرائنگ ٹو کلیئر ٹو دی پی ڈی ایم اینڈ پی ایم ایل این کہ الیکشن اکتوبر اسی سال ہونے ہیں، اکتوبر 2023 سے الیکشن آگے نہیں جا سکتے۔ دس از پوائنٹ ون۔ پوائنٹ ٹو از دس کہ پیپلز پارٹی کی ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں بلاول کے لیول پر بھی اور لیڈرز کے لیول پہ بھی کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ جو پلان ہے الیکشنز کو مزید ڈیلے کرنے کا، اس کو سپورٹ نہیں کریں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، بیکاز پالیٹکس میں بہت سی چیزیں کہہ دی جاتی ہیں، اس کی حقیقت کلیئر نہیں ہوتی، لیکن پوزیشن ڈیفینیٹلی ان کی سامنے آ رہی ہے۔ سو انڈر دس سرکمسٹانسز یہاں سارا گول یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیک کو ری انجینئر کیا جائے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر نئے الائنسز کھڑے کیے جائیں۔ کچھ سیاستدان جو اب سے صرف چند مہینے پہلے تک بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے، جہانگیر خان ترین، علیم خان، گورنر سرور، وہ سب اس وقت پولیٹیکل آرفنز کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے سٹوریز آ رہی ہیں کہ ان کے سامنے دو آپشنز ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے اصولی طور پر، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بریف کر دیا ہے کہ ہم ان ڈیسیڈنٹس کو، پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو اب نہیں لے سکتے۔ یہی صورت جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی بھی ہے۔ تو یہ جو ایم پیز پنجاب کے لیول پہ اور سینٹرل کے لیول میں، ان کے سامنے دو آپشنز رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو ایک الگ پارٹی بنا کے دے دیتے ہیں، ایک بہت بڑا گروپ بنا دیتے ہیں 35 40 45 لوگوں کا، اس میں کچھ اور لوگوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بن پاتا، اس کے چانسز نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، تو پھر ان سب کی مدد کی جائے کہ یہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے شروع میں ذکر کیا اور جس کا عمران خان صاحب نے اس وقت ذکر کیا جب وہ کسی اور جگہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو ڈیسیڈنٹس ہیں ان کو ساؤتھ پنجاب میں، دوسری طرف پیپلز پارٹی میں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ون لاسٹ کامنٹ which I'll help you to understand all that۔ 2018 کے انتخابات کے بعد پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بہت زیادہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ آر ٹی ایس بند کر کے پی ٹی آئی کو الیکشن جتایا گیا۔ ہم کئی دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں کہ آر ٹی ایس تو اس لیے بند کیا گیا تھا، وہ کوئی اوریجنل پلان نہیں تھا۔ آر ٹی ایس تو ایک ایمرجنسی ہنگامی طور پہ رات کے 11 بجے کے اراؤنڈ اس لیے بند کرنا پڑ گیا تھا کہ پی ٹی آئی زیادہ سبقت لے رہی تھی پنجاب کے اندر اور کراچی میں، اور جو ایکچوئل پلان تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ پی ٹی آئی کو آپ نے بیساکھیوں پہ رکھنا ہے، اس کو کنٹرول رکھنا ہے، وہ پلان خطرے میں پڑ چکا تھا، کیونکہ گول ہی یہ تھا کہ سارے کے سارے نظام کو ہی کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ سارے فیصلے ہم ہی کریں، اور پھر اسی طرح سے نظام کو، پولیٹیکل سسٹم کو بیساکھیوں پہ رکھا گیا۔ اور اگست 2018 سے لے کے جب تک کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، سارے فیصلے قمر جاوید باجوہ نے کیے۔ جو کروشل فیصلے تھے، الزام لینے کے لیے عمران خان تھے، اپنی انٹیلیجنس کی دہائی دینے کے لیے قمر جاوید باجوہ تھے، برا نام لینے کے لیے عمران خان تھے۔ تو پلان ہمیشہ سے یہ تھا، اور اس پلان کے لیے الائنسز بنائے گئے تھے شروع سے، الیکشن سے پہلے۔ آر ٹی ایس بند کرنا واز این ایکسیڈنٹ، وہ ایک انوویٹو تھنکنگ تھی لاسٹ منٹ میں کہ کیا کریں، لیکن ایکچوئل کیا کیا گیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے جہاں پر خسرو بختیار، ان کے بھائی جناب حسن، جناب ہاشم جمع بخت، یہ سارا گروپ جو تھا آئی تھنک 20 سمتھنگ لوگوں کا، 18 20 21 لوگوں کا، جن کو تحریک انصاف میں لایا گیا تھا، انہیں ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا گیا، یہ خود بھی اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور یوں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی۔ تو یہی کیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آر ٹی ایس کے بند ہونے کے بعد پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، سب نے کہنا شروع کر دیا کہ آر ٹی ایس بند کر کے ہمیں ہرایا گیا، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے اس کو سسٹین لیول پہ لیگلی چیلنج نہیں کیا، بیکاز ان کو پتا تھا کہ آر ٹی ایس کا ان کی شکست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ باٹم لائن کیا ہے، اسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی، وہ اکراس دا کنٹری، بلوچستان، ساؤتھ پنجاب اور کراچی اور سندھ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی نئی تھنکنگ، کوئی آؤٹ آف باکس قسم کے سولوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے، وہی پرانی ان کی پلے بک ہے جس کے ساتھ وہ دوبارہ پاکستان کی پالیٹکس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، پی ٹی آئی کا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو زندہ رکھنا ہے۔ ون کوئک سجیشن فار عمران خان، اگر ان تک پہنچ جائے یا اسد عمر صاحب تک، یہ بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اسد عمر کو کہیں کہ وہ اکنامک، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سیمینارز آرگنائز کریں جس میں عمران خان بھی پریزنٹ ہوں، جہاں پہ شبر زیدی صاحب کو اور جو پاکستان کے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں جتنے بھی ہیں پاس کے جو آ سکتے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو کہا جائے کہ میڈیا کے سامنے وہ پریزنٹیشنز دیں کہ اس وقت پاکستان کے اکنامک چیلنجز کیا ہیں، ان کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے، کیسے آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا ہے، کیسے
इंटरनेशनल मालियाती इदारे, बैंकिंग सिस्टम के साथ चलना है, कैसे बॉन्ड से पैसे रेस हो सकते हैं, सऊदी अरब के साथ क्या करना है, एंड सो ऑन, ट्रेड में क्या करना है। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें, जिस तरह से एक पार्टी इन वेटिंग जो है वो एक कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करती है कि ये हम वेट कर रहे हैं, जैसे बरतानिया के अंदर कंजर्वेटिव टोरीज करते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर तो खैर हर वक्त ही डिबेट हो रही होती है बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स के, हम इसको ऐसे करेंगे। अभी आपने देखा कि मैकार्थी जो यहाँ पे स्पीकर बने हैं, वो पता नहीं 15 दफा वोट हुआ है, क्योंकि अपनी ही पार्टी उनसे इतनी कंसेशन हासिल कर रही थी कि ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये ऐसे करना है, वो सारा कुछ है, उस पर भी कभी डिबेट करनी चाहिए। तो ये अब तक की सिचुएशन है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, खासा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। 2 वीलॉग्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक मरियम नवाज साहिबा के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में किस किस्म की मॉडरेशन हम चाहते हैं होनी चाहिए, हम उनका दूसरा ग्रुप है, क्रिटिक ग्रुप है। और दूसरी चीज कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, why he is going to be the most important army chief in Pakistan's history like no one else, कि उनके ऊपर इतने बड़े challenges हैं, इतनी responsibilities हैं, और उसमें हम कैसे देखते हैं उनकी responsibilities को from the other side of the table, इस पे भी मैं एक separate vlog करूंगा। Thank you.